आखिरकार इस धरती पर लाइफ कैसे बनी? एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ आग थी, जहां जमीन पिघली हुई थी, आसमान से पत्थर बरस रहे थे, वहां जिंदगी संभव कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल, आखिर नॉन लिविंग चीजें लिविंग कैसे बनी? एक साधारण मॉलिक्यूल जिंदा सेल में कैसे बदल गया? पहला जीव कब बना, कैसे बना और किससे बना? क्या लाइफ अचानक पैदा हो गई थी या करोड़ों सालों की एक लंबी कहानी है? क्या ये जीवन यहीं धरती पर बना था या कहीं दूर स्पेस से आया था? आज जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं और जो इंसान हैं, क्या ये सब एक ही छोटी सी शुरुआत से निकले हैं? साइंस ने इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश की है। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें दिखाया गया कि लाइफ के बेसिक पार्ट्स खुद बन सकते हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम शुरुआत से लेकर आज तक एक एक स्टेप समझेंगे। कैसे एक डेड प्लेनेट धीरे धीरे लिविंग वर्ल्ड बन गया। बिल्कुल टीचर की तरह हर छोटा डाउट क्लियर करेंगे, हर थियोरी, हर एक्सपेरिमेंट, हर सच। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं आखिरकार नॉन लिविंग चीजें लिविंग कैसे बनी और इस धरती पर जीवन का जन्म कैसे हुआ। जब धरती सिर्फ आग का गोला थी, स्लो डीप्स धरती पर आज हम खड़े हैं जहां हर तरफ जीवन है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी? एक समय ऐसा था, ना कोई पेड़ था, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, यहाँ तक कि जीवन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज से लगभग अरब साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ। धरती की शुरुआत कैसी थी? लेकिन ये जन्म किसी शांत जगह पर नहीं हुआ था। धरती बनी थी एक भयंकर जलते हुए आग के गोले की तरह। हर तरफ क्या था? पिघला हुआ लावा, पूरी जमीन मोल्टन, तापमान इतना ज्यादा कि कुछ भी टिक ही नहीं सकता था। और सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान से भी लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। हर टक्कर धरती को और ज्यादा गर्म कर देती थी। जरा सोचिए, ऐसी जगह जहां हर सेकंड डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, क्या वहां लाइफ पॉसिबल लगती है? स्पेस भी शांत नहीं था उस समय। सिर्फ धरती ही नहीं, पूरा सोलर सिस्टम ही अनस्टेबल था। हर तरफ टकराव, हर तरफ एक्सप्लोजन्स, यानी ना कोई सेफ जगह जहां जीवन की शुरुआत हो सके। सबसे बड़ा सवाल, अब यहां से असली सवाल शुरू होता है। जब धरती इतनी खतरनाक थी, जब हर चीज जल रही थी, तो आखिर ये सब बदल कैसे गया? आखिर कैसे एक जलती हुई निर्जीव दुनिया धीरे धीरे बदल कर एक ऐसी जगह बन गई जहां आज करोड़ों तरह के जीव रहते हैं? बदलाव की शुरुआत समय के साथ धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया। इसमें लगे लाखों नहीं करोड़ों साल। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, वैसे वैसे एक नई कहानी शुरू होने लगी। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर जीवन की शुरुआत बनने वाली थी, लेकिन अब भी एक सबसे जरूरी चीज गायब थी। जो हर जीव के अंदर होती है, जिसके अंदर होती है, जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, पानी। लेकिन सवाल यह है, जब धरती आग का गोला थी, तो ये पानी आया कहां से? या फिर स्पेस से आया? और अगर पानी आ भी गया, तो क्या सिर्फ पानी से लाइफ बन सकती है? यहीं से शुरू होती है हमारी अगली जर्नी, जहां हम समझेंगे धरती पर पानी और एटमॉस्फेयर कैसे बना। पार्ट 2, धरती पर पानी और हवा कैसे बने। जब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तभी शुरू हुई एक बहुत बड़ी बदलाव की कहानी, क्योंकि लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज अभी भी मौजूद नहीं थी। पानी आया कहां से? अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब धरती पूरी तरह आग का गोला थी, तो फिर ये पानी आया कहां से? साइंटिस्ट के अनुसार पानी आने के दो बड़े कारण माने जाते हैं। वन, स्पेस से आया पानी। शुरुआती समय में धरती पर लगातार कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स टकरा रहे थे। इनमें क्या था? बर्फ। जब ये बर्फीले पत्थर धरती से टकराए, तो धीरे धीरे धरती पर पानी जमा होने लगा। यानी हम जो पानी आज पीते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पेस से आया हो सकता है। दो, धरती के अंदर से निकला पानी। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। धरती के अंदर भी बहुत सारी गैसेस फंसी हुई थी, तो उन गैसेस के साथ वाटर वेपर भी बाहर आया। ये वेपर आसमान में गया और फिर ठंडा होकर बारिश के रूप में गिरा। ये बारिश सिर्फ कुछ दिनों की नहीं थी, बल्कि हजारों सालों तक होती रही। और धीरे धीरे धरती पर भर गए पहले ओशंस,
पहले ओशन कैसे बने? शुरुआत में धरती की सरफेस ठंडी हो चुकी थी जिससे पानी टिकने लगा। बारिश का पानी निचली जगहों में जमा हुआ और धीरे धीरे महासागर बन गए। ओशन कर्न्स आगे चलकर जन्म स्थान बनने वाले थे। अब बात करते हैं हवा की। पानी के बाद दूसरी जरूरी चीज थी हवा, लेकिन शुरू धरती की हवा आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसमें ऑक्सीजन नहीं थी जिसके बिना आज कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर उसमें क्या था? शुरुआती एटमॉस्फेयर में थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। ये गैसेस आई कहां से? वॉल्केनोज। लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस धरती के अंदर की गैसेस को बाहर फेंक रहे थे और धीरे धीरे धरती के चारों तरफ एक मोटी गैसों की लेयर बन गई जिससे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। लेकिन अभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। अब सोचो, पानी आ गया, हवा बन गई, फिर भी जीवन क्यों नहीं बना? अभी भी कुछ बहुत जरूरी चीजें मिसिंग थी, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स को लिविंग में बदल सकती थी। और अब हम उसी स्टेज में एंटर करने वाले हैं जहां शुरू होगी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस की कहानी। यानी कैसे सिंपल केमिकल्स मिलकर लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने लगे और यहीं से नॉन लिविंग से लिविंग बनने का असली सफर शुरू होता है। पार्ट केमिकल 3, केमिथ्रूप। जब निर्जीव चीजों ने लाइफ की तैयारी शुरू की, स्लो, डीप, अब तक हमने देखा धरती ठंडी हो चुकी थी, पानी मौजूद था और एटमॉस्फेयर भी बन चुका था। लेकिन फिर भी लाइफ क्यों नहीं बनी? क्योंकि अभी तक सिर्फ नॉन लिविंग चीजें थी और उन्हें लिविंग बनने के लिए एक खास प्रोसेस की जरूरत थी। केमिकल सूप क्या था? साइंटिस्ट इसे कहते हैं केमिकल सूप। यानी धरती के ओशंस सिर्फ पानी नहीं थे, बल्कि उनमें भरे कई तरह के केमिकल्स, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे केमिकल्स पानी में घुलकर एक तरह का मिक्स बना रहे थे जिसे हम कह सकते हैं एक जीवन का सूप। एनर्जी कहां से आई? लेकिन सिर्फ केमिकल्स से लाइफ नहीं बनती, उन्हें चाहिए होती है एनर्जी। और उस समय एनर्जी की कमी नहीं थी। धरती पर हर तरफ बिजली कड़क रही थी, वॉल्केनो फट रहे थे, सूरज की किरणें तेज थी। ये सारी एनर्जी इन केमिकल्स को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही थी। पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने? अब यहाँ सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। वह छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगे और बनने लगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जैसे अमीनो एसिड्स। ये क्या होते हैं? ये वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे आगे चलकर प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स हर लिविंग सेल के लिए जरूरी होते हैं। यानी पहली बार धरती पर ऐसे मॉलिक्यूल्स बनने लगे जो लाइफ की फाउंडेशन थे। लेकिन अभी लाइफ नहीं बनी थी। अब ध्यान से समझो, ये मॉलिक्यूल्स जिंदा नहीं थे, लेकिन ये वो स्टेप था जो नॉन लिविंग को लिविंग की तरफ ले जा रहा था। यानी लाइफ अचानक नहीं बनी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट समझ, पहले सिंपल केमिकल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने और आगे ही मॉलिक्यूल्स लाइफ बनने वाले थे। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बाकी है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक कंप्लीट लिविंग सेल कैसे बने? कैसे एक स्ट्रक्चर बना जो खुद को कॉपी कर सके, जो एनर्जी यूज कर सके, जो सच में जिंदा कहलाए? यहीं से शुरू होता है हमारी अगली स्टेज, जहां पहली बार लाइफ का असली जन्म होने वाला है। और अब हम समझेंगे कैसे पहला सेल बना और कैसे नॉन लिविंग सच में लिविंग बन गया। पार्ट 4, पहला सेल कैसे बना? लाइफ का असली जन्म, डीप टीचर टोन। अब तक धरती पर केमिकल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना चुके थे, लेकिन ये अभी भी जिंदा नहीं थे। लाइफ बनने के लिए सिर्फ मॉलिक्यूल्स काफी होते, जरूरत होती है एक स्ट्रक्चर की जो खुद को ऑर्गेनाइज कर सके और सरवाइव कर सके। सेल मेम्ब्रेन की शुरुआत अब यहाँ हुआ सबसे बड़ा मिरेकल। कुछ खास मॉलिक्यूल्स पानी में अपने आप एक बाउंड्री में बनाने लगे। इन्हें कहते हैं लिपिड्स। ये लिपिड्स पानी में ऐसे अरेंज हुए कि एक छोटी सी गोल स्ट्रक्चर बन गई जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। यानी पहली बार एक बाउंड्री बनी जो अंदर और बाहर को अलग कर सके। अब अंदर क्या हुआ? अब सोचो, इस छोटे से बबल के अंदर पहले से मौजूद मॉलिक्यूल्स फंस गए और फिर उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे ये रिएक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। यानी एक सिंपल स्ट्रक्चर अब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दिखाने लगा।
सबसे बड़ा बदलाव सेल्फ रेप्लिकेशन। लेकिन लाइफ की असली पहचान क्या है? खुद को कवरना। और यही मोमेंट था जब पहली बार कुछ मॉलिक्यूल्स ने खुद की कॉपीज बनानी शुरू की। साइंटिस्ट मानते हैं कि आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेट हुए, यानी पहली बार धरती पर कुछ ऐसा बना जो खुद को दोहरा सकता था। लाइफ का असली जन्म अब पिक्चर क्लियर हो रही है। एक तरफ मेम्ब्रेन और अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। जब ये दोनों मिले तो बना पहला प्रिमिटिव सेल। यही था धरती पर लाइफ का पहला रूप। ना ये प्लांट था, ना एनिमल, ना इंसान, लेकिन यही वो शुरुआत थी जिससे आगे पूरी लाइफ इवॉल्व होने वाली थी। लेकिन ये सेल परफेक्ट नहीं था। अब ध्यान से समझो, ये पहला सेल बहुत कमजोर था। उसे सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता था, और सबसे बड़ी बात, उसे अभी भी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं आता था। यानी लाइफ शुरू तो हो गई थी, लेकिन अभी उसका एवोल्यूशन बाकी था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये छोटे छोटे सेल्स कैसे सरवाइव किए, कैसे ये बढ़े, और कैसे ये इतने अलग अलग रूपों में बदल गए। यहीं से शुरू होती है एवोल्यूशन की असली कहानी। हाँ, सर्वाइवल डिसाइड करेगा कौन जिंदा रहेगा और कौन खत्म हो जाएगा। और अब हम समझेंगे नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है और कैसे लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनती गई। जब इंसान ने पहली बार लाइफ बनने की प्रोसेस को समझने की कोशिश की, अब तक हमने देखा कैसे पहला प्रिमिटिव सेल बना, कैसे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे लाइफ में बदलने लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये सब सच में हुआ था, या ये सिर्फ एक थियरी है? क्या इंसान इस पूरी प्रोसेस को खुद देख सकता है, खुद बना सकता है? और यहीं से एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की एक एक्सपेरिमेंट जिसने हिस्ट्री बदल दी। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस प्रोसेस को लैब में रिक्रिएट करेंगे, और इसी कोशिश में जन्म हुआ एक फेमस एक्सपेरिमेंट का, मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट। साल था 1953। दो साइंटिस्ट, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी, उन्होंने वही कंडीशंस बनाने की कोशिश की जो अरबों साल पहले धरती पर थी। एक छोटी सी आर्टिफिशियल धरती। उन्होंने एक ग्लास सेटअप बनाया जो एक मिनी अर्थ जैसा था। उसमें डाला गया पानी, ओशन की तरह, गैसेस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। फिर उसमें हीट दी गई, और फिर डीप बिजली पैदा की गई, ठीक वैसी जैसी शुरुआती धरती पर बार बार गिरती थी। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट्स ने देखा कि उस पानी में नए मॉलिक्यूल्स बन चुके थे, अमीनो एसिड्स, वही मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। इसका मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया, अगर सही कंडीशंस हो तो सिंपल केमिकल्स खुद ही लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं। यानी जो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में समझा, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि साइंस से सपोर्टेड रियलिटी है। लेकिन जर्नी अभी बाकी है। फिर भी इस एक्सपेरिमेंट में पूरा सेल नहीं बना, लाइफ की कहानी अभी अधूरी है। अब सवाल यह है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बने, कैसे लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती गई, और कैसे ये एवोल्यूशन आगे बढ़ता गया। यहीं से हम एंटर करने वाले हैं लाइफ के अगले स्टेज में, फिर लाइक पार्ट 6 फॉर फाइंड इट स्मूथ। जब लाइफ ने सरवाइव करना सीखा, एवोल्यूशन की असली शुरुआत। अब तक हमने समझा कैसे सिंपल केमिकल्स मिलकर लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने, और फिर कैसे पहला प्रिमिटिव सेल बना। लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। सर्वाइवल की असली परीक्षा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी वोल्केनिक इरप्शंस। ऐसी जगह सरवाइव करना ही सबसे बड़ी चैलेंज था। और यहीं से शुरू होती है लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रेस, सर्वाइवल की रेस। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर का रूल, धरती पर जितने भी सेल्स थे सब एक जैसे नहीं थे। हर एक में थोड़ा थोड़ा फर्क था, किसी में ज्यादा ताकत, किसी में बेहतर अडेप्टेबिलिटी। जब एनवायरनमेंट बदला तो सिर्फ वही बच जो खुद को डाल पाए, बाकी धीरे धीरे खत्म हो गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं
एवोल्यूशन, धीरे धीरे बदलाव। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो सेल्स सरवाइव कर गए। उन्होंने खुद को कॉपी किया, लेकिन हर कॉपी एग्जैक्ट सेम नहीं थी। छोटे छोटे चेंजेस हर जनरेशन में आते गए, और लाखों करोड़ों सालों में ये छोटे चेंजेस एक बड़ा बदलाव बन गए। यही प्रोसेस है एवोल्यूशन। एनर्जी सर्वाइवल का असली खेल, लेकिन सर्वाइव करने के लिए एनर्जी सबसे जरूरी थी। शुरुआती सेल्स एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते थे, ये कहते थे ये तरीका लिमिटेड था, पॉज बिल्ड। कुछ सेल्स ने एक नया रास्ता खोज लिया, सूरज की रोशनी को यूज करना, यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस गेम चेंजर। अब पहली बार सेल्स खुद अपना खाना बनाने लगे, और इस प्रोसेस में एक नई गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन, जो पहले एटमॉस्फेयर में लगभग नहीं थी। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन बढ़ने लगी, और इसी के साथ धरती की कहानी बदलने लगी। अब अगला बड़ा सवाल, जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? कैसे सिंपल सेल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और क्या सारी लाइफ किसी एक कॉमन एंसेस्टर से जुड़ी है? यहीं से हम पहुंचने वाले हैं उस रहस्यमय पॉइंट पर, जहां से शुरू होती है हर जीव की एक कॉमन कहानी। एनहांस्ड लूका। लूका वो एक एंसेस्टर जिसे पूरी लाइफ शुरू डीप, स्लो डीप। अब तक कैसे लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, कैसे सेल्स सरवाइव कर रहे थे, और कैसे नेचर डिसाइड कर रहा था कौन आगे बढ़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब सेल्स में से आखिर वो कौन था जिससे आज की पूरी लाइफ आई? यहीं से शुरू होती है लूका की कहानी। लूका का पूरा नाम है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी वो आखिरी कॉमन एंसेस्टर जिससे आज धरती के सारे जीव जुड़े हैं। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और बैक्टीरिया सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं। क्या लूका पहला सेल था? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लूका पहला जीव नहीं था। इससे पहले भी कई सिंपल लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे, लेकिन वो सभी सरवाइव नहीं कर पाए। लूका वो था जिसकी लीनिएज आगे चलकर आज तक सरवाइव कर गई। लूका कैसा दिखता? अब सवाल आता है, क्या हमें पता है कि लूका कैसा दिखता था? सीधा जवाब नहीं, लेकिन साइंटिस्ट्स ने स्ट्रॉन्ग अनुमान लगाया है। लूका एक सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, कुछ कुछ आज के बैक्टीरिया जैसा। उसके पास सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, बेसिक मेटाबॉलिज्म, यानी वो सिंपल था लेकिन सरवाइव करने के लिए इनफ था। साइंटिस्ट को लूका के बारे में कैसे पता चला? अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ, साइंटिस्ट्स ने धरती के अलग अलग जीवों का डीएनए स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि हर जीव में कुछ जीन्स कॉमन है, यानी हम सब के अंदर एक ही पुरानी कहानी छुपी हुई है। डीएनए से मिला सबसे बड़ा प्रूफ। अब इसे और क्लियर समझो, इंसान का डीएनए मैच करता है। चिंपैंजी 98 to 99%, माउस 85%, बनाना 50-60%। सोचो, हम और एक बंदर, हम और एक चूहा, यहाँ तक कि हम और एक पौधा, जहाँ बस पूरी तरह अलग नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यहीं से साबित होता है डीप पावरफुल। अब अगर सबका डीएनए इतना मैच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि हम सबका एंसेस्टर एक ही था, और वही एंसेस्टर था हम लूका को देख सकते हैं। सबसे क्यूरियस सवाल, अब सबसे क्यूरियस सवाल नहीं, क्योंकि वो अरबों साल पहले, लेकिन उसके ट्रेसेस देख सकते हैं डीएनए के अंदर। और मॉडर्न बैक्टीरिया में क्या लूका से पहले भी कोई था? हाँ, साइंटिस्ट मानते हैं कि लूका से पहले और भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन उनकी लीनिएज खत्म हो गई। सिर्फ लूका की लीनिएज आज तक बची रही। सोच, हम इंसान, लेकिन हमारी शुरुआत एक छोटे सेल से हुई, और वही कनेक्शन आज भी हमारे डीएनए में दिखता है। यानी हम और पेड़, हम और जानवर अलग नहीं हैं, हम सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं। अब आगे, अब सवाल ये, लू के बाद लाइफ कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स बन गई, कैसे सिंपल सेल्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बदले? यहीं से स्टोरी अगले लेवल पर जाने वाली है। पार्ट 8, जब लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी, अंदर हुई सबसे बड़ी डीप पार्टनरशिप। अब तक हमने समझा कि लूका से पूरी लाइफ जुड़ी है, और डीएनए हमें ये प्रूफ देता है कि हम सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं। लेकिन लूका के बाद
लाइफ इतनी सिंपल क्यों नहीं रही, कैसे एक छोटा सा सेल इतना कॉम्प्लेक्स बन गया। यहीं से शुरू होती है लाइफ की सबसे अमेजिंग स्टोरी। सिंपल सेल्स की लिमिट, शुरुआती सेल्स बहुत छोटे और सिंपल थे। उनके पास लिमिटेड फंक्शंस यानी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकते थे। नेचर यहीं यहीं रुकी। एक समय बड़ी पार्टनरशिप, एक समय ऐसा आया जब एक सेल दूसरे सेल के अंदर चला गया। अब यहाँ दो ऑप्शंस थे, या तो वो डाइजेस्ट हो जाता, दोनों साथ में सरवाइव करते, और हुआ क्या, उन्होंने साथ जीना शुरू कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, जो सेल अंदर गया था वो एनर्जी बनाने में एक्सपर्ट था। धीरे धीरे वो परमानेंट बन गया और उसे कहा गया यही ही माइटोकॉन्ड्रिया आज हर कॉम्प्लेक्स सेल में होता है और यही सेल को पावर देता है। प्लांट्स में एक और स्टेप, अब प्लांट्स में एक और सिमिलर प्रोसेस हुआ। एक सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म चला गया और वो बन गया क्लोरोप्लास्ट, जिससे प्लांट्स खुद अपना खाना बना सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, नया लेवल, स्लो पावरफुल टोन। अब जो सेल्स बने वो पहले जैसे नहीं थे, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनेल्स कहा गया इन यूकैरियोटिक सेल्स। और यहीं से लाइफ ने एक बड़ा जंप लिया। अब लाइफ रुकने वाली नहीं थी। अब सेल्स के पास ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा कैपेबिलिटी थी, और इसी वजह से लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने लगी। कुछ सेल्स आपस में जुड़ने लगे और बनने लगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी अब लाइफ अकेली नहीं थी बल्कि टीम बनाकर आगे बढ़ रही थी। अब अगला बड़ा सवाल, जब मल्टी सेल्यूलर लाइफ शुरू हुई तो फिर प्लांट्स, एनिमल्स और इंसान कैसे बने? कैसे समुद्र से निकलकर लाइफ जमीन पर आई, और कैसे ये इवोल्यूशन इतना तेज हुआ? यहीं से हम एंटर करेंगे लाइफ के सबसे ड्रामेटिक फेज में। कमेंट्री फील देगी। अब शुरू करते हैं पार्ट 10, नेचुरल जुड़ा हुआ, सिनेमैटिक, टीचर स्टाइल और बीच में साइंटिस्ट व्यू भी शामिल। सब लोग है पार्ट 10, जब लाइफ पानी से निकलकर जमीन पर आई, सबसे चैलेंज। अब तक हमने देखा कैसे समुद्र में लाइफ तेजी से फैल रही थी, कैसे नए नए जीव बन रहे थे और एवोल्यूशन अपनी स्पीड पकड़ चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, सारी लाइफ अब भी पानी तक ही सीमित थी। तो सवाल उठता है, लाइफ जमीन पर क्यों आई? पानी से बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी? समुद्र में कंपटीशन बढ़ चुका था, हर जगह सर्वाइवल की रेस, फूड के लिए लड़ाई, प्रेडेटर्स का खतरा। यानी अब नई जगह की जरूरत थी, और वो नई जगह थी धरती की जमीन। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले प्लांट्स ने कदम रखा। छोटे छोटे एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे जमीन पर अडेप्ट होने लगे। उन्होंने डेवलप किया ऐसा स्ट्रक्चर जो उन्हें सूखने से बचा सके, और यहीं से पहले लैंड प्लांट्स बने। फिर आए एनिमल्स। प्लांट्स के बाद एनिमल्स ने भी कोशिश की, लेकिन जमीन पर आना आसान नहीं था, क्योंकि पानी नहीं था, शरीर सूख सकता था, ग्रेविटी ज्यादा महसूस होती थी। यानी पूरी बॉडी को बदलना पड़ा। धीरे धीरे कुछ फिशेस ने ऐसे फिन्स डेवलप किए जो उन्हें जमीन पर चलने में मदद करे, और यहीं से शुरू इनका एवोल्यूशन। धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल गई। अब प्लांट्स फैलने लगे, ऑक्सीजन और बढ़ने लगी, एनिमल्स भी अडेप्ट होने लगे, और धीरे धीरे धरती एक नई दुनिया बन गई। साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं? अब यहाँ एक जरूरी बात, साइंटिस्ट के अनुसार लाइफ का जमीन पर आना अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये लाखों सालों तक चला एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। फॉसिल्स और रिसर्च बताते हैं कि प्लांट्स पहले आए, फिर एनिमल्स ने अडेप्ट किया। यानी हर स्टेप धीरे धीरे और लॉजिकली हुआ। अब अगला बड़ा सवाल, अब जब लाइफ जमीन पर आ गई तो इतने सारे अलग अलग जीव कैसे बने? डायनासोर्स कैसे आए और फिर खत्म कैसे हो गए? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसान आखिर कहां से आया? यहीं से हम एंटर करेंगे लाइफ के सबसे ड्रामेटिक फेज में। अगर बोले तो पार्ट 11, डायनासोर्स का राइज और एक्सटिंक्शन हुआ। पार्ट 9, जब लाइफ ने अचानक एक्सप्लोजन किया, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का रहस्य। अब तक हमने देखा कैसे सिंपल सेल्स कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स में बदले, और कैसे सेल्स ने मिलकर
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनाए। लेकिन अब जो होने वाला था वो पूरी हिस्ट्री बदल देने वाला था। समुद्र में शुरू हुआ बदलाव उस समय पूरे समुद्र में ही थी। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने एवोल्यूशन की स्पीड बढ़ा दी। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या था? लगभग 50 करोड़ साल पहले धरती के एक सडन चेंज आया। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ ब्लास्ट नहीं, बल्कि लाइफ फॉर्म्स का तेजी से बढ़ना नहीं। बहुत कम समय में बहुत सारे नए जीव बनने लगे। क्या क्या बदला? पहली बार धरती पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिनके पास आंखें थीं, शरीर के पार्ट्स अलग अलग थे, मूवमेंट था। यानी लाइफ पहली बार कॉम्प्लेक्स दिखाई देने लगी। इतनी तेजी से एवोल्यूशन क्यों हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, अचानक इतनी तेजी क्यों आई? इसके पीछे कई रीजंस माने जाते हैं। 1. ऑक्सीजन का बढ़ना। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ चुकी थी, जिससे ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। 2. आइज का डेवलप होना। पहली बार ऑर्गेनिजम्स ने देखना शुरू किया और इससे प्रेडेटर और प्रे का गेम शुरू हुआ। अब सर्वाइवल और टफ हो गया। जेनेटिक चेंजेस। डीएनए में चेंजेस तेजी से होने लगे, जिससे नए बॉडी स्ट्रक्चर्स बनने लगे। लाइफ की रेस तेज हो गई। डीप लाइफ सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही थी, बल्कि एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। कोई तेज भाग रहा था, कोई खुद को बचा रहा था, कोई अटैक कर रहा था। यानी धरती पर पहली बार एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बन रहा था। अब अगला स्टेप, अब सवाल यह है, ये सारे जीव समुद्र से बाहर कैसे आए? कैसे प्लांट्स और एनिमल्स जमीन पर फैल गए? और कैसे आखिरकार इंसान तक एवोल्यूशन पहुंचा? स्लो यहीं से हम एंटर करेंगे लाइफ के सबसे चैलेंजिंग फेज में। डायनासोर्स का राज और उनका अंत, एक नई दुनिया की शुरुआत। अब तक हमने देखा कैसे लाइफ पानी से निकलकर धरती पर फैल चुकी थी। प्लांट्स, एनिमल्स, हर तरफ लाइफ थी। लेकिन अब आने वाला था धरती का सबसे पावरफुल युग, डायनासोर्स का राइज। लगभग 3 करोड़ साल पहले धरती पर एक नई स्पीसीज का उदय हुआ। ये सिर्फ बड़े नहीं थे, बल्कि धरती के रूलर बन चुके थे। हर जगह छोटे से लेकर विशाल डायनासोर्स, कुछ मांसाहारी, कुछ शाकाहारी, और इन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। धरती पूरी बदल चुकी थी। अब धरती पहले जैसी नहीं रही। जंगल थे, नदियां थीं और हर जगह लाइफ थी। कुछ होने वाला था। अचानक आया विनाश। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले स्पेस से एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और फिर सब कुछ बदल गया। क्या हुआ? इम्पैक्ट के बाद टक्कर इतनी पावरफुल थी कि पूरी धरती पर आग फैल गई, धूल आसमान में भर गई, सूरज की रोशनी रुक गई, प्लांट्स मरने लगे, फूड चेन टूट गई और धीरे धीरे डायनासोर्स खत्म हो गए। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? अब यहाँ एक जरूरी बात, साइंटिस्ट के अनुसार डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से हुआ। इसका प्रूफ फॉसिल्स और एक खास लेयर से मिलता है जिसे कहते हैं इरिडियम लेयर। यानी ये कोई कहानी नहीं, बल्कि साइंस से प्रूवन रियलिटी है। नई लाइफ की शुरुआत सॉफ्ट, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। जब डायनासोर्स खत्म हुए तो छोटे मैमल्स को मौका मिला। जो पहले छुप कर रहते थे, अब उन्होंने धरती पर फैलना शुरू किया और यहीं से एक नई स्टोरी शुरू हुई। अब अगला बड़ा सवाल, ये छोटे मैमल्स आखिर कैसे इंसान बने? कैसे एवोल्यूशन एक ऐसे लेवल तक पहुंचा जहां इंटेलिजेंस पैदा हुई? यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग फेज में छोटे मैमल्स से इंसान तक असली एवोल्यूशन की शुरुआत। अब तक हमने देखा कैसे डायनासोर्स खत्म हुए और धरती पर एक नई जगह खाली हो गई। लेकिन उस खाली जगह को किसने भरा? वो थे मैमल्स। मैमल्स कैसे दिखते थे? अब ध्यान से समझो। शुरुआती मैमल्स बहुत छोटे होते थे। लगुन के फीचर्स, शरीर पर बाल, गर्म खून, छोटे छोटे दांत, रात में एक्टिव। यानी वो डायनासोर्स से डरकर छुप कर रहते थे। डायनासोर्स के बाद क्या बदला? जब डायनासोर्स खत्म हुए तो मैमल्स के सामने कोई बड़ा खतरा नहीं रहा और यहीं से मैमल्स तेजी से फैलने लगे।
मैमल्स का एवोल्यूशन। अब मैमल्स ने अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना शुरू किया। कुछ पेड़ों पर रहने लगे, कुछ जमीन पर दौड़ने लगे और कुछ पानी में भी रहने लगे। यानी मैमल्स अलग अलग फॉर्म्स में बदलने लगे। दिमाग का विकास, अब सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव, मैमल्स का ब्रेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जिससे उनकी सोचने और सीखने की क्षमता बढ़ गई और यही आगे चलकर इंसान बनने की दिशा थी। प्राइमेट्स का एनिमल्स पेड़ों पर रहने लगे और यहीं से प्राइमेट्स का एवोल्यूशन शुरू हुआ। प्राइमेट्स कैसे दिखते थे? उनके फीचर्स: आगे की तरफ आंखें, चीजों को पकड़ने वाले हाथ, बैलेंस अच्छा, ब्रेन थोड़ा बड़ा, यानी ये मैमल से ज्यादा स्मार्ट थे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट के अनुसार डायनासोर्स के खत्म होने के बाद मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिला। फॉसिल्स और डीएनए रिसर्च बताते हैं कि आज के सभी मैमल्स उन्हीं छोटे एंसेस्टर्स से आए हैं, यानी छोटे डरपोक मैमल्स धीरे धीरे धरती के सबसे डोमिनेंट जीव बन गए। अब अगला स्टेप, अब सवाल ये, प्राइमेट्स आखिर इंसान कैसे बने? कैसे एक पेड़ पर रहने वाला जीव आज इतना इंटेलिजेंट बन गया? यहीं से हम पहुंचेंगे इंसान के असली एवोल्यूशन तक। एंड फाइनल आउटर स्लो एंगेजिंग। भाई, मैंने इस टॉपिक पर एक पूरी फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना दी है। ये रहा उसका थंबनेल। जाकर पूरा वीडियो जरूर देखना, वहां आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ और आपके सारे डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सभी का ओरिजिन एक ही है और वो है हमारा असली एंसेस्टर। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो